हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा वैन। इस वीडियो में हम अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है, एक मेजर रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया के वेस्ट एशिया से जो इम्पोर्ट्स हैं वो 54% के आसपास हो गए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डेटा दिए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो अभी हम क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका 91% क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कब? एज ऑन फरवरी 2026 में। अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो फरवरी 2025 से कंपेयर करें तो इस बार हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो 33% बढ़ गए हैं। और अभी इंपोर्ट्स कितना हो गया है? 205 लाख टन। देखिए, हम लगभग 5 लाख टन, ठीक है, इतना ऑन एन एवरेज वन डे में क्या करते हैं। ये डेली इंपोर्ट्स अपने डेली इंपोर्ट्स। तो मंथली कितना हो जाएगा? जनरली 150 लाख टन के आसपास होना चाहिए, लेकिन फरवरी में स्पेसिफिकली हमारा इंपोर्ट 205 लाख टन के आसपास हो गया, जो दिखा भी रहा है कि भाई पिछले साल के से 33% ज़्यादा है ईयर, अगर मंथ ऑन मंथ हम कंपेयर करें तो। और देखें तो ये 91% है जितना इंडियन रिफाइनरीज प्रोसेस कर रही हैं वो क्या है, इम्पोर्ट से आ रहा है। अब हुआ क्या है कि हमारा जो वेस्ट एशिया से इम्पोर्ट है वो बढ़ गया है। तो पहले क्या थी, हमारी रशियन ऑयल्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो अभी फरवरी 2026 में हम लगभग 26.5% इतना ही रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो एक टाइम पे लगभग 40% हो गया था। अब देखिए, तो क्योंकि रसिया से कम हुआ तो बढ़ेगा कहाँ से? वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया में कौन कौन आता है? इराक आता है, सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है, कतर आता है, कुवैत आता है। और इनसे जो हमारा कंबाइंड जो परसेंटेज है वो 54.4%, लगभग 55% हो गया। लेकिन अब हम बोल रहे हैं 33% हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए। और बढ़ क्यों रहे हैं? इतना लार्ज क्वांटिटी में हम इंपोर्ट कर क्यों रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि इंडिया को क्या हो रहा है, जो ऑयल प्राइस क्रैश करी है उससे कुछ बेनिफिट हुआ है। हम जो एवरेज ऑयल खरीद रहे हैं वो 69 पर बैरल इतने डॉलर पे कर रहे हैं, किसमें? फरवरी 2026 में। जबकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ये $78 पर बैरल था। तो इसलिए हमें क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो हम इसको अभी इंडिया क्या कर रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। फिर एक और न्यूज़ आ रही थी कि एयर इंडिया ने जो सरचार्ज है वो फिर से बढ़ा दिया, सेकेंड टाइम इन ए मंथ बढ़ा दिया है। तो इसके रीज़न क्या है? तो एक तो बोला है कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है इसके प्राइस एकदम से रिवाइज हो गए, बढ़ गए। तो इसको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने, जो एयर इंडिया है उसने जो फेयर के प्राइस हैं वो भी बढ़ा दिए। तो पहले इन्होंने सरचार्ज 400 रुपये बढ़ाया था, अब उसको बढ़ा के 899 रुपये कर दिए, मतलब लगभग 900 रुपये कर दिए। और यही अगर हम लॉन्ग रूट वाली फ़्लाइट्स की बात करें, जैसे किसी को नॉर्थ अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उनके लिए सरचार्ज 7500 रुपये के आसपास हो गए। तो इसका रीज़न क्या है कि जो एटीएफ प्राइजेज़ हैं, फ्यूल के प्राइजेज़ हैं, वो लगभग डबल हो गए हैं, 2 लाख रुपये पर किलोलीटर हो गया है। साथ ही अभी जो इंटरनेशनल सरचार्ज है वो डिस्टेंस के हिसाब से हो रहे हैं। अगर किसी को गल्फ में ट्रैवल करना है तो 10 से लेकर $50 देना पड़ेगा। यूरोप में किसी को ट्रैवल करना है तो 125 से $205 देना पड़ेगा। नॉर्थ अमेरिका में किसी को ट्रैवल करना है तो उसे 200 से लेकर $280 पे करना पड़ेगा। तो अब हुआ क्यों था? क्योंकि वेस्ट एशिया में जैसे टेंशन बढ़ी तो उसके बाद एक तरीके से फ्लाइट कट की पॉसिबिलिटी थी, तो डिमांड एकदम से राइज कर गई। साथ में कहीं ये भी था कि हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ जाए और डिमांड उतनी शार्प इंक्रीज ना हो। तो इन सब के चक्कर में क्या हो रहा है, ओवरऑल जो एयरलाइंस हैं जैसे एयर इंडिया हो गया वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। देखो, एक और न्यूज़ है जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसी के रिगार्डिंग, कि ट्रंप के जो थ्रेट्स आ रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे या जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर अटैक कर देंगे, तो उसके रिगार्डिंग अभी जो ईरान में लोग हैं वो ह्यूमन चेन्स बना रहे हैं। तो ह्यूमन चेन्स कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं? ऑनलाइन कैंपेन हो रहे हैं या फिर कुछ एसएमएस टेक्स्ट वगैरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो रिसेंटली देखा गया कि जो बुशेर और तबरीज करके जो सिटीज़ है वहाँ पे लगभग 14 मिलियन लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ह्यूमन चेन्स बना ली। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी पावर प्लांट्स को और एक सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं। साथ ही एक वर्ड जनफाड़ा ये फेमस हुआ, इसका मतलब होता है
सेल्फ सेक्रीफाइस। तो ये जो सोशल मीडिया पे उस पर अच्छा ट्रेंड कर रहा था, तो इन्होंने हैशटैग जन फाड़ा काफ़ी चला, ठीक है। और इसी के बाद कुछ टाइम बाद ही क्या ट्रम्प की धमकी आ गई थी कि ये होल सिविलाइजेशन विल डाई। तो काफ़ी सारी जो रेलेवेंट इवेंट्स हैं वो वेस्ट एशिया में देखे जा रहे हैं। रिसेंटली भारत के जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, इसने क्रिटिकल जो पॉइंट है उसको अचीव कर लिया है। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए एक अचीवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा था। तो बेसिकली ये जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके लिए सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है। तो FBR जो रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी वो क्या प्रोड्यूस कर पाएगा। और साथ ही ये जो सेकंड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड स्टेज पे जो PFBR है वो यूज़ होते हैं। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बोला जा रहा है कि जो पहले से 80 से 100 गुना इतनी हम जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर हम एक गिवन क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम है तो उससे लगभग 100 गुना ज़्यादा एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो पहले क्या था इंडिया के साथ पास, PHWR थे जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ये हमारे पास अभी वर्किंग है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम PHWR से रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें 1% ऑफ जो यूरेनियम है उसकी एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज हो पाता है। अब क्या होता है, PHWR से जो डिप्लेटेड यूरेनियम है उसको हम वेस्ट नहीं बोलते, जबकि बल्कि हम क्या कर लेते हैं, रीप्रोसेस करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो स्पेंट फ्यूल है ये PFBR में डाला जाता है, उससे वो फर्दर यूरेनियम बनाता है, साथ ही प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है। और बोला जा रहा है कि जो हर बार एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें 10% एनर्जी और एक्सट्रैक्ट होगी, अगले साइकिल में फिर 10% एक्सट्रैक्ट होगी। तो ऐसे हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। तो बोल रहे हैं कि जहाँ ये पहले 8000 यूनिट इतनी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे PHWR से, तो FBR से अब हम 1 लाख यूनिट इतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। देखो इंडिया भी करंटली कितना 7.48 गीगावाट इतनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इंडिया के पास। और हमारा लक्ष्य क्या है, 100 गीगावाट बाई 2047। साथ में इंडिया क्या कर रहा है, जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है। और बोला जा रहा है कि अगर PFBR फुली ऑपरेशनल होगा तो उस केस में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा और इसका लाइफ स्पैन है वो लगभग 40 साल का होगा। तो एक बार हम इसको समराइज करें तो देखो यूरेनियम होता है, उसको PHWR में डालते हैं तो फिर यूरेनियम स्पेंट फ्यूल होगा, प्लस इससे एनर्जी निकलेगी। और ये एनर्जी कितनी है, 1% के आसपास ही है। अब ये जो स्पेंट फ्यूल है इसको FBR में डालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यूरेनियम स्पेंट फ्यूल निकलेगा प्लस प्लूटोनियम निकलेगा। इस प्लूटोनियम को फिर से किस में, FBR में डालेंगे, यहाँ पे लगभग 10% एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो फिर फर्दर क्या होगा, फिर से यूरेनियम स्पेंट प्लस प्लूटोनियम प्लस 10% एनर्जी। तो ये जो साइकिल है ये बार बार चलता रहेगा और इससे हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में जो रो यूरेनियम था उससे पहले 1% एनर्जी निकल रही थी, वो अब उसका परसेंटेज हम 80 से लेके 100 गुना कर देंगे। तो इसी के रिगार्डिंग एक और आर्टिकल था जिसमें बोला गया है कि जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर सेक्टर है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो बोला गया है कि एक तो शांति बिल आया था अभी, तो शांति बिल में क्या किया गया, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में इनवाइट किया जा रहा है, इवन जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। साथ ही जो लाइबिलिटी है वो भी जो 2010 सिविल लाइबिलिटी एक्ट है उसको अमेंड किया गया। वो जो 1962 एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसको अमेंड किया गया और इन दोनों की जगह शांति एक्ट 2025 ले आया गया, ताकि एक तरीके से जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ है
उनको कम किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्मूथ तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके। देखो इसमें कुछ कुछ डेटा भी दिया गया है कि इंडिया में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो कितना होता है, 7,893 इतने किलोवाट आवर्स होता है। और इसका 1/5 हम किससे, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेशन कितना करते हैं हम, 1418 किलोवाट आवर्स तक इतना ही कर पाते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना में हमारे से 5 गुना है, और जो यूएस है उसमें लगभग 8 गुना इतना पावर जनरेट करते हैं अगर हम पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो। अब इन्होंने साथ में ही जो एक डेटा कंपेयर किया है कि देखो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ से 50% हम क्या कर सकते, हमारी कैपेसिटी है, जनरेटिंग कैपेसिटी है। साथ ही जो रिन्यूएबल है वहाँ से 50% जनरेटिंग कैपेसिटी है। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ से कैपेसिटी अगर हम बात करें, और अगर हम दूसरी तरफ ये करें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इनको अगर मैप करें तो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है 50%, लेकिन यहाँ से हम 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो रिन्यूएबल है वो भी लगभग 50% है, और वहाँ से हम 22% एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसको चलो मैं 49 कर देता हूँ। और 1.8% क्या है हमारे पास, वो है आपका न्यूक्लियर रिन्यूएबल, ठीक है। और वहाँ से हम जनरेट कितना कर रहे हैं, 3% के। तो इन दोनों डेटा से ऑथर ये दिखा रहा है कि देखो थर्मल और न्यूक्लियर इन दोनों में क्या हो रहा है कि हम कैपेसिटी से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है कि जो रिन्यूएबल है उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है लेकिन वो पूरे साल अवेलेबल नहीं रहता। कई बार टाइम ऑफ डे पे डिपेंड कर जाता है, क्लाइमेट पे डिपेंड कर जाता है, सीजन की कंडीशन, ज्योग्राफी, इन सब पे डिपेंड कर जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। तो बोल रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी उतना सस्टेनेबल नहीं है, तो हमें न्यूक्लियर पे काम करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला कि जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो गया, इस पे इंडिया को अपना जो काम है वो इस मॉडल पे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही जैसे कुछ मोल्टन सोल्ट रिएक्टर डिज़ाइंस हैं, इनके ऊपर भी काम करेंगे तो हम बेटर तरीके से डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन ये सब कर पाएंगे। ये न्यूज़ है, ये जो ईरान और यूएस से वॉर है उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट बोली थी जिसमें बोला है कि ये सिविलाइजेशन विल डाई इन ईरान। तो उन्होंने बोला है कि अगर डील नहीं हो पाती और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो उस केस में वो एक बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक टाइमलाइन भी रखी थी कि 8 PM 5:30 AM इन इंडिया, इस टाइम तक अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं ओपन करता है तो जो एक होल सिविलाइजेशन विल डाई। लेकिन इसके बाद होता क्या है, यूएस प्रेसिडेंट अपनी ही बात से टैको कर जाते हैं और जो एक बड़ा अटैक करने की बात कर रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग बोला जाता है, क्योंकि एक 10 पॉइंट डील ईरान के साथ साइन हो गई है, तो एक टेम्पररी सीज फायर हो चुका है। देखो इसके बाद जो सबरीमाला जजमेंट है 2018 उसके ऊपर रिव्यू के रिगार्डिंग न्यूज़ है। उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी 2018 का जजमेंट था उसको रिव्यू कर रहा है, और रिव्यू के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है जिसमें कितने 9 मेंबर्स हैं। तो इस पूरे केस में क्या हुआ था कि जो 2018 में जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की एंट्री बैन थी सबरीमाला टेम्पल में, तो उसको हटा दिया था। अब ऐसे में यूनियन ने पोजीशन रखी है कि जो सबरीमाला केस में जो जजमेंट आया था वह एक तरह से जो रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का राइट है उसको वॉयलेट करता है। और बोला जा रहा है कि जो टेम्पल के अंदर जो एंट्री है वो तो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो ऐसे में जस्टिस BV नागरत्ना है, ये इस केस को देख रही हैं और इन्होंने बोला है कि जो ऐसे सोशल इविल्स हैं इनको हमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे ब्रांड नहीं करना चाहिए। साथ ही इन्होंने बोला है कि अगर सोशल इविल्स को रिलीजियस कलर दिया जाएगा तो ऐसे में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। लेकिन देखिए इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपना पक्ष कैसे रख रही है। उन्होंने बोला कि अगर कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन रख दी जाएगी
कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, एसेंशियल क्या है। तो एक तरीके से जो हिंदुइज्म का प्लूरलिस्टिक नेचर है उसको कंप्रेस करेगा। हालांकि जो 2018 में जजमेंट आया था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया था कि ये एक एंशियंट कस्टम है, जो प्रोविज़न है वो एंशियंट कस्टम है, और जो अयप्पन है ये कोई आइडेंटिफाइड ग्रुप है। तो जो लॉर्ड अयप्पा की पूजा करते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, अयप्पन्स। अगर ये कोई अलग से आइडेंटिफाइड ग्रुप है हिंदुइज्म के अंदर, तब तो इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी जो डिफरेंट आइडेंटिटी है उसको भी 2018 का जजमेंट था उसने नलीफाई कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि बॉक्साइट माइनिंग हो रही है उड़ीसा में। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ जो विलेजर्स हैं या ट्राइबल्स हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में क्या हुआ है, क्लैश हुआ जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। तो ये पूरा केस क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो जो ट्राइबल्स हैं उड़ीसा में वो अपोज कर रहे हैं क्योंकि 311 मिलियन टन ऑफ बॉक्साइट इतना क्लेम किया जा रहा है कि उड़ीसा में इतनी बॉक्साइट की माइनिंग होगी। अब इससे इशू क्या आ रहे हैं, एक तो इशू आ रहा है कि भाई वाटर का डिप्लीशन हो सकता है, दूसरा है कि भाई लाइवलीहुड है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अब इसका प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठी चार्ज यूज़ किया, टीयर गैस के जो गोले हैं वो फायर कर दिए ताकि भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके। वेदांता ने, साथ ही वेदांता ने क्या डिक्लेयर किया है, उन्होंने बोला है कि हम लगभग 9 मिलियन टन इतना पर एनम जो बॉक्साइट है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उसके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने फ्रॉड तरीके से फॉरेस्ट क्लियरेंस ले ली। इवन कुछ एक्टिविस्ट का मानना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी के प्रेशर में आके माइनिंग को पुश कर रही है इस एरिया में। देखो ये बॉक्साइट माइनिंग एक वेल डिस्कस्ड केस है जिसमें जो कोंद ट्राइबल्स हैं उनका एक पहाड़ नियामगिरी, वहाँ से क्या हो रहा था, बॉक्साइट माइनिंग हो रही थी। तो उन्होंने इसका अपोज किया कि नियामगिरी में हमारे गॉड रहते हैं, और इससे उनका जो नेचर और गॉड का रिलेशनशिप था वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो क्लियरेंस है उसके रिगार्डिंग भी आ रहा है कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको वॉयलेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ बिहार के जो लिकर प्रोहिबिशन है उसके रिगार्डिंग आ रही है कि बिहार ने 2016 में एक ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया था खुद को, और तब से वहाँ जो लिकर है उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। लेकिन अभी पाया जा रहा है कि लगभग 11,000 लिकर पर डे इतनी क्या हो रही है, स्मगल हो रही है या इतनी सीज करी जा रही है डेली। साथ ही ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है लगभग 40,000 करोड़ इतने का इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो रहा है बिहार में। किसके नाम पे, लिकर को जो प्रोविजन पॉलिसी आ गई थी उसके बाद इलीगल जो लिकर की सप्लाई है वो की जा रही है। तो देखिए अभी रिसेंट में लगभग 23 कार्टून जो लिकर है वो सीज करी गई है, ठीक है, 204 लीटर के आसपास उसमें लिकर था। तो ये केस क्या था कि एक क्लास 4 का स्टूडेंट था, तो वो कुछ अजीब सा हरकत कर रहा था, तो ड्रंक स्टेट में वो घर आया। तो ऐसे में उसके घर वालों ने जब उसको ट्रैक करा तब पाया कि जो स्कूल का टॉयलेट था वहाँ पर लगभग 23 कार्टून जो लिकर हैं वो बरामद है। इससे पहले जो कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था ईस्ट चंपारण में ही 9 लोगों की जो मौत भी हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे जा रहे हैं जहाँ बिहार में इलीगल तरीके से जो लिकर है वो सप्लाई की जाती है, और उसके कंजम्पशन से बहुत बार डेथ भी हो जा रही है। रिसेंटली जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार, उनको रिमूवल के लिए नोटिस जारी करे गए हैं राज्यसभा और जो लोकसभा है उसके अंदर। लेकिन जो स्पीकर और चेयरमैन है उन्होंने जो रिमूवल का नोटिस है उसको रिजेक्ट कर दिया है, और बोला है कि अपोजिशन ने जो इनफ प्रूफ है वो प्रोवाइड नहीं करे। तो अब ये देख लेते हैं कि रिमूवल का प्रोसेस आता कहाँ है। तो आर्टिकल जो 324 सब क्लोज 5 और 124 सब क्लोज 4 में रिमूवल का जो प्रोसेस है वो दे रखा है। इवन जो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 है वो भी इससे डील करता है। तो लगभग 63 राज्यसभा एमपी और 130 लोकसभा एमपी ने साइन करके ये नोटिस जारी किया था, और इसमें 7 अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं सीईसी पे। तो कैसे चार्जेस थे कि जो प्रीवियस पोस्टिंग थी वो डीप एग्जीक्यूटिव एम्बेडनेस से हुई थी। एक और ये था कि जो
जो इलेक्शन कमिश्नर है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के लिए, और ये फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं विद स्टेट अथॉरिटीज़। तो ऐसे एलिगेशन थे 6-7। तो लेकिन जो स्पीकर और चेयरमैन है उन्होंने ये एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। ये एक न्यूज़ है कि सेंट्रल प्लान फॉर वुमेन रिजर्वेशन फॉलो यूपीए ब्लूप्रिंट फॉर ओबीसी कोटा, कि जो वुमेन रिजर्वेशन एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है, वो जो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ओबीसी कोटा है उसमें भी सिमिलर चीज़ें करी गई थी। तो अभी क्या हो रहा है, जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं उसमें 50% सीट का एक्सपांसन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 33% रिजर्वेशन जो वुमेन को दिया गया था उसको अकोमोडेट करना है। और कब से लागू होगा ये? 2029 जनरल इलेक्शन से लागू होगा। तो ऐसे में 50% लोकसभा सीट बढ़ाने का मतलब हो गया कि 543 से 818 सीट करने की बात है अभी। तो ये 50% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो एडिशनल 33% सीट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा वुमेंस के लिए। तो इसको उन्होंने जो 2006 में ओबीसी कोटा को एडजस्ट किया गया था उसी के इक्विवेलेंट माना है कि 27% ओबीसी दिया गया था, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी आईआईएम या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसको अकोमोडेट करने के लिए उस टाइम 54% सीट्स का एक्सपांसन कर दिया था उस टाइम के गवर्नमेंट ने। कब से? 2008-9 के सेशन से। क्यों किया? ताकि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, वो कम ना हो। तो जो ओबीसी की सीट्स हैं, कोटा है, वो भी मेंटेन रहे, साथ ही जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं वो भी मेंटेन रहे। तो अब ऑथर बोल रहे हैं कि सिमिलर चीज़ कहाँ करी जा रही है कि वुमेन रिजर्वेशन को अकोमोडेट करने के लिए सेंटर भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में सीट्स बढ़ा दे रहा है। अभी एक ये छोटा सा डेटा है कि इंडिया के एक अभी द हिंदू ने एक सबमिट करवाई थी, तो ये डीप टेक सबमिट 2026, इसमें बोला गया है कि जो 70% फंडिंग आ रही है आरएनडी से वो गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो या तो कुछ सिस्टमेटिक गैप्स की वजह से या वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, तो क्वेश्चन की वजह से, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग नहीं आ रही है और लिमिटेड जो फंड्स हैं वो ही आरएनडी पे यूटिलाइज हो रहे हैं। एक और न्यूज़ थी कि बीएसएफ प्लान कर रही है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, रेप्टाइल्स का यूज़ करेंगे। तो रेप्टाइल्स में स्नैक्स और क्रोकोडाइल का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा रिवराइन बॉर्डर है। तो अभी हमारे पास क्या है, लगभग 44,000 किलोमीटर की बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है। उसमें से लगभग 3,000 की तो हमने फेंसिंग कर दी है और 300 किलोमीटर की फेंसिंग हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ एरिया ऐसा बचता है जहाँ पे कोई बॉर्डर कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो टेरेन है वही बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे में लेकिन कुछ और कंसर्न्स भी जारी किए जा रहे हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी हार्म कर सकते हैं। साथ ही क्या होगा कि इनको हमें कैसे हम प्रोक्योर करेंगे रेप्टाइल्स, तो वो भी एक इशू है। लेकिन अभी ये क्या है, आइडिया इन ट्रांजिशन है जो अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। देखिए रिसेंटली एक जो यूएस का पायलट था वो उसको शॉट डाउन कर दिया गया था ईरान में। तो इसका हम एक बार थोड़ी टेक्निकल डिटेल देख लेते हैं कि जो एयरक्राफ्ट था वो कौन सा था, F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर, इसको शॉट डाउन किया गया था। उसके बाद जब यूएस से कुछ रेस्क्यू टीम्स गई थी उसको बचाने के लिए पायलट को, तो वहाँ उनके कुछ प्लेन्स ख़राब हो गए और उनको फिर एक तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया था। तो वहाँ कौन कौन से प्लेन्स थे, तो 2 यूएस के, एक तो MC-130 थे और 2 हॉक हेलीकॉप्टर्स थे। तो इनको ब्लास्ट किया गया था यूएस के द्वारा। तो ये ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 3 कैटेगरी, F-15E, MC-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ये यूएस के डिस्ट्रॉय हो गए। देखिए साइकेडेलिक्स ये कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो ब्रेन को अच्छा फील करवाने के लिए यूज में ली जाती हैं। तो ये वर्ड बस इम्पोर्टेंट है कि साइकेडेलिक्स क्या होती हैं। ये कुछ ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अच्छा फील करवाते हैं, जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज करते हैं। एक न्यूज़ थी कि जो स्टालिन है तमिलनाडु के सीएम, उन्होंने पुदुचेरी में जाके बोला है कि भाई फुल स्टेट हुड की मांग करनी चाहिए। तो जो फुल स्टेट हुड की मांग चल रही है तो उसमें पुदुचेरी भी एक नाम है जहाँ पे फुल स्टेट हुड के रिगार्डिंग आवाज़ें उठ रही हैं।
देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो विजिबल दिख रहा है अभी। J&K में 518 आउट ऑफ 697 इतनी लेक्स या तो वेनिस हो गई हैं या श्रिंक कर गई हैं। तो एग्जैक्टली 74% जो लेक्स हैं वो डिसअपेयर या श्रिंक कर गई हैं। तो अभी एक CAG की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया कि जो 45% टोटल लेक्स हैं वो तो डिसअपियर हो चुकी है, और जो 29% लेक्स हैं उनमें जो पानी है वो एक लेवल से ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया है, या उनका एरिया 1314 हेक्टेयर इससे भी कम हो गया है। हालांकि उन्होंने कुछ बोला कि लगभग 150 लेक्स ऐसी पाई गई हैं जहाँ पे पानी या उनका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे में बोला गया था कि भाई होता क्या है कि इवन जो फ्लड्स आ रही थी, मैसिव फ्लड्स आ रही हैं, तो उसका ये एक मेजर कारण हो सकता है कि क्योंकि जो लेक्स थी वो नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वोयर की तरह काम कर रही थी पहले। अभी क्योंकि लेक्स का एरिया कम हो रहा है तो डायरेक्टली जो फ्लड्स हैं वो पॉपुलेशन एरिया को इम्पेक्ट करती हैं। तो इसी के साथ हमने जो मेजर न्यूज़ थी वो डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।